उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पेपर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्लास आपकी जूनियर है और विषय गणित है। प्रत्येक विषय 30 अंक का होता है। तो यहाँ पर हमने विषय गणित लिया हुआ है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए, इसको बड़ी आसानी से हम करेंगे। घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², जहाँ a क्या होती है? घन की भुजा होती है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। मान लीजिए पहले भुजा उसकी 1 थी, उसके बाद 2 हो गई। चूंकि इसके 2 आयाम हैं, इसीलिए हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। 1 और 2, 2 बार लिख लिया। अब इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाता है 3। चूंकि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो हम कम वाली संख्या से अर्थात 1 से इसको डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का कितना हो जाता है? 300%। और 300% क्या हो गया आपका राइट आंसर? ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसको आप के बराबर रख दीजिए, और जैसे ही के बराबर रखेंगे तो ए बराबर हो जाता है 3k, बी बराबर हो जाता है 2k और सी बराबर हो जाता है k। इन वैल्यूज को इसके अंतर्गत रख देते हैं। ए इज इक्वल टू है आपका 3k, बी इज इक्वल टू है 2k और सी इज इक्वल टू है k। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई 2k। इनको ऐड कर दीजिए। k कॉमन लेने पर k से k कट जाता है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7/2। तो ये कितना आ जाता है आपका 3.5। ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, k का मान आपको निकालना है और यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे अद्वितीय। ये अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय का अर्थ होता है एक और केवल एक, एक और केवल एक। अर्थात इन दोनों समीकरणों का एक और केवल एक ही हल होगा, एक से ज्यादा हल नहीं हो सकते। और इसको अंग्रेजी में यूनिक बोला जाता है। तो दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हो हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पर मेरे पास ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन है, अर्थात रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं, तब इसमें कई सारी कंडीशन होती हैं। उन कंडीशन को मैं आपको बता देता हूँ। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लिखते हैं b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि इस तरह की कंडीशन आती है तो इसके अनंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं, अनेक हल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये कब होता है? अनंतः अनेक हल कब होते हैं? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों। एक रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा है, इस तरीके से। तो ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, तब इनके अनंतः अनेक हल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अनंतः अनेक हल है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन तब बनती है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, और समांतर होने का मतलब है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अर्थात तो इनका कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा। अब इसी के अंतर्गत तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं हम। तीसरी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब इस तरह की कंडीशन होती है, तब आपको पता है क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो इसी को बोलते हैं हम अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कब होते हैं? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद हो। तो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो बिंदु क्या होता है? एक हल होता है, अर्थात एक्स और वाई का अपना अपना एक मान होता है। a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू माइनस के है और c1 इज इक्वल टू -2 है। जब इस समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 जो है वो 3 है, b2 जो है वो 2 है और c2 जो है वो +5 है। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन में इसको रख देते हैं। a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस के k अपॉन 2। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2/3 इज नॉट इक्वल टू लिखिएगा इसको। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय ए और बी मिलकर लेते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, अर्थात दोनों की कार्य क्षमताएं अलग अलग है। इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 8 तिया 24, और ये जो 24 है इसको हम 6 से भाग देंगे। 6 चौक 24, ये 4 आ गया। फिर इसको 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, ये 3 आ गया। अब देखिए ये है क्या, ये तो है आपकी कार्य। ये 24 जो है ये कार्य है, कार्य या वर्क, अर्थात हमारे पास 24 यूनिट कार्य है। 4 का मतलब यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति 4 यूनिट प्रतिदिन कार्य करता है, और 3 का मतलब यहाँ पर ये है कि बी व्यक्ति 3 यूनिट प्रतिदिन कार्य करता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाता है 4 + 3 7 यूनिट कार्य, अर्थात दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कार्य करते हैं। ये 7 यूनिट पर डे जो निकल के आया है ये क्या है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो ये सी का कार्य हो गया, अर्थात सी एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और सी एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर देंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 7 और 3 10, 10 यूनिट पर डे कार्य करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल कार्य हमारे पास 24 यूनिट है, 24 में 10 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 12/5। इसको और आगे निकालिए तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5 डेज, अर्थात बी और सी मिलकर इस कार्य को 2 सही 2/5 दिन में कर देंगे। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र के अंक 75 के स्थान पर 57 लिख दिए गए, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें लिखना था 75 और लिख दिया हमने 57, अर्थात हमने कम अंक ले लिए जबकि हमें ज्यादा अंक लेने थे। तो कितने अंक कम ले लिए हमने, 18 अंक कम ले लिए। तो ये जो कम लिए हैं इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे प्लस, किन्हीं संख्याओं का जो माध्य होता है वो ये होता है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, चूंकि इस प्रश्न के अंतर्गत योगफल के अंतर्गत त्रुटि हुई है, यहाँ पर ज्यादा लेना था और वहां पर कम जुड़ गया है। तो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे, संख्याओं का योग इज इक्वल टू 58.5 इंटू 30। इसको आप निकाल लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17। तो ये आ गया आपका 1755। अब इसका हम सही माध्य निकालते हैं। तो इसका सही माध्य जो होगा वो संख्याओं का योगफल जो है उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे और 30 से भाग दे देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है हमारी 30 है। 1755 में 18 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1773/30। यहाँ से आप जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 पंजे 15, 2 7, 3 निम 27 पॉइंट, 3 एकम 3, 59.1। यही क्या होगा आपका राइट आंसर। यहाँ हमारे पास 3 बिंदु दिए हुए हैं और उसका केंद्रक जो है वो एक्स वाई है। तो एक्स एवं वाई का मान ज्ञात करना है। किसी के केंद्रक आपको निकालने हो तो यहाँ एक सूत्र होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरीके से y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इन वैल्यूज को लगा दीजिए। ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 3 और 6 9, 9 में से 3 गए तो आपके 6 आ गई। तो x इक्वल टू आएगा 6/3, 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गया। अब दूसरा देखिए, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 कितना है 5 है,
5 प्लस वाई प्लस 4, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 और 4 9, 9 प्लस वाई। तो वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 प्लस वाई अपॉन 3, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाता है आपका 2y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। यही क्या होगा आपका राइट आंसर, 2,9/2। यहाँ मेरे पास ये बहुपद दिया हुआ है और इसका जो गुणनखंड है वो ये है, और जब इस बहुपद में इससे भाग देते हैं तो इसका शेषफल जो है वो 4 प्राप्त होता है। तो ए और बी का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन में हम जाएंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x+2 इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो x इक्वल टू रखेंगे इसमें -2। पहले फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर a इक्वल टू 1 रखेंगे और b इक्वल टू 1 रखेंगे। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 4 -2 और -6। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 0 रखेंगे और b इक्वल टू 2 रख देंगे। a इक्वल टू 0 रखने पर ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। b इक्वल टू क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे और x इक्वल टू कितना -2। 4 दूनी 8 प्लस b कितना है आपका, x कितना -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 और ये होगी -6। तो देखिए 6 और 2 माइनस के 8 हो गए और 8 माइनस 8 तो कितना हो गया, ये 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अनपसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं हम सबसे पहले। अनपसानी का मतलब होता है अनपसानी, अनपसानी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और आवर्ती का मतलब होता है इंग्लिश में रिकरिंग, इसको मैथमेटिक्स में हम रिकरिंग बोलते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/3, अर्थात 3 से 1 में आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए। 3 तिया 9, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा देते हैं, तो शेषफल कितना आ जाता है आपका 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। ये इसी तरीके से अनंत तक चलता रहता है। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो आपकी क्या है, परमेय है, और ये परमेय संख्या हो गई आपकी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, आप इसमें पूरी जिंदगी भाग देते रहिए, ये हमेशा 3 3 3 3 आता रहेगा और शेषफल 1 1 बचता रहेगा। और क्या है ये, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो 3 जो है क्या है, ये आवर्ती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो परमेय संख्या होती हैं वो अनपसानी और आवर्ती होती हैं, तो ये जो है वो क्या होगी, एक परमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में पीएबी वृत्त की छेदक रेखा है, तो ये आपकी छेदक रेखा हो गई। और पीटी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई। यदि पीटी 5 सेंटीमीटर हो तो पीटी जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और पीए जो दिया हुआ है वो आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी की माप निकालनी है। यहाँ आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी इंटू ए पी। पी टी 5 है तो ये 25 हो गया, पी वी हमको पता नहीं है, ए पी हमारा 3 है, तो पी वी इज इक्वल टू आ जाता है 25/3। तो ये टोटल वैल्यू जो आ गई वो 25/3 आ गई। हमको निकालनी है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25/3 -3, तो ये आ गया आपका 16/3। 16/3 क्या हो गया आपका राइट आंसर। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। यदि एंगल डीएसी 32 अंश और एंगल एओबी 70 अंश हो तो डीबीसी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये ए सी है और ये आपका बी डी हो गया। ये एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये एंगल है आपका डी ए सी और ये जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 32 अंश। इसी तरीके से
ये एंगल है AOB और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 70 अंश। ठीक है, अब हमको निकालना है DBC, मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होगी। ये एंगल 32 अंश है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 32 अंश होगा। क्योंकि दो समान समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, इस तरीके से जो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में जाके देख सकते हैं। ये 70 अंश हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 110 अंश। चूंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, इसलिए ये वाला एंगल जो होगा वो 110 अंश होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 अंश में से घटा दीजिए। तो 110 और 32 कितने हो जाते हैं, 142। 142 हो गए और 180 अंश में से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाता है 38 अंश। तो ये जो एंगल होगा आपका, ये कितना हो गया, 38 अंश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, e की पावर m की पावर n इज इक्वल टू e की पावर m होल वाइज n। घातों की तुलना करने पर आपको मिलेगा m की पावर n इज इक्वल टू m इंटू n। क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा n, और m इज इक्वल टू आ जाएगा n की पावर 1 अपॉन n माइनस वन। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। यदि इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/7, इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। फिर आएगा आपका 1 - 1/100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/5 गुणा 5/6 गुणा 6/7, इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट वाला आएगा आपका 99/100। जब आप इसको काटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कटने के बाद आपके पास आएगा 4/100। अब 4/100 का मतलब हो गया 2/50 अर्थात 1/25। 1/25 क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 हो तो यह सत्य है कि, यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, अर्थात x का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ए में x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी आप देख सकते हैं x का मान जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ, x की पावर 100 इज लेस देन x की पावर 101। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x की पावर 101 माइनस 100। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा है सी, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी को भी हम सॉल्व कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके ठीक से समझ में आ जाए। x की पावर 100 इज ग्रेटर देन x की पावर 101। घातों से घातें जब कटेंगी तो यहाँ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन 1। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, जो कि सत्य है। अतः ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114, किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा तो समय क्या होगा। आई इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। आई साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T टाइम है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2/5 गुणा P इज इक्वल टू P इंटू 8 इंटू T अपॉन 100। इसको कट कर दीजिए, 2 चौक 8, P से P कट गया, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 4 से ये 5 बार कट जाएगा, तो T इज इक्वल टू आ गया आपका 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, वह न्यूनतम संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन बनाने के लिए 33,275 के आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। इसको सीधे सीधे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 30
3 रह जाते हैं, 5 5 30, 2 5 5 25, 2 5 5 25। फिर डिवाइड कर दीजिए इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब ये जो 1331 है, ये 11 का क्या होता है? घन होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 121, यहाँ लिख देंगे 121 और फिर इसमें डिवाइड कर देंगे, 11 आ जाएगा और फिर डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए उसमें प्रत्येक संख्या जो है वो 3 बार होनी चाहिए। अतः यहाँ पर 5 जो है वो 2 बार आई है, इसलिए इसमें एक 5 का और गुणा कर देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगी। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 जो है वो क्या होगा आपका राइट आंसर।